हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। CPT 2 हो चुका है, उसका पेपर आप एग्ज़ाम दे चुके हो और अब बात करेंगे हम उसके फिज़िक्स के वीडियो सॉल्यूशन की। मैं हूं आपका CK सर। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन और सबसे पहले देखते हैं कि पेपर कैसा था, कैसा हुआ। धीरे धीरे बात करेंगे पेपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बोला कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है जिसके फोटोन के पास एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। रेस्पेक्टिवली इल्यूमिनेट अ मेटालिक सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन फाई का वैल्यू दिया हुआ है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी। इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा, फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जिस स्पीड से जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन हमने क्या पढ़ा, एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस प्लस काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स जिसको बोलते हैं हम, के मैक्स। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के मैक्स का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा के मैक्स? दैट इज E माइनस फाई, लिख सकते हो। अब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट गिरा तो क्या चेंज होने वाला है? एनर्जी चेंज होगा। वर्क फंक्शन तो सेम मेटल सरफेस पे डिपेंड करता है। मेटल सरफेस सेम है तो वर्क फंक्शन क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अगर डिवाइड कर दें दो अलग अलग इक्वेशन में तो हम इसको लिख सकते हैं ke1/ke2 इज इक्वल टू, पहले में मान लो एनर्जी E1 है, -5 डिवाइडेड बाई E2 माइनस 5, और काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ हाफ mv²। तो ऊपर आ जाएगा हाफ mv1², नीचे आ जाएगा हाफ mv2², और इधर आ गया E1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई E2 माइनस 5। सही बात। हाफ m तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा v1² बाई v2²। v1² डिवाइडेड बाई v2² इक्वल टू E1 माइनस 5। पहले सिचुएशन में एनर्जी कितना है? हैव एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन कितना है? 0.5, तो 1 माइनस 0.5। और दूसरे सिचुएशन में एनर्जी कितना है? 2.5 माइनस वर्क फंक्शन तो सेम रहने वाला है 0.5। तो यहाँ से आता है v1² डिवाइडेड बाई v2² इज इक्वल टू, ऊपर बचा 0.5 और नीचे बचा 2, यानी कि ये वैल्यू हो गया कितना? 1/4। इसको 1/2 लिख लोगे तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया। ये v1² बाई v2² है, तो v1/v2 अगर अंडर रूट लगा लो तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाउ मच? 1:2। और अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही बात। सिंपल सवाल मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ गिवन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान रहे। टू कॉज फोटो एमिशन इफ द इंटेंसिटी ऑफ द इल्यूमिनेशन इज रिड्यूस्ड टू 1/4, ध्यान रहे, इंटेंसिटी को 1/4 कर दिया ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटेंसिटी पे कतई डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ फोटोन के ऊपर। E इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? 5 प्लस के मैक्स। आ रही बात समझ में? तो ये तो कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड कर रहा है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? E इक्वल टू h न्यू, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो एनर्जी बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, उसने बोला है कि सेम फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है तो इंटेंसिटी बदलने से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनचेंज्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सवाल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय अ निकल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन फाई दिया हुआ है व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना आ जाएगा? अच्छा, नैनोमीटर में दिया है तो ऊपर यूज कर लो 1240 डिवाइडेड बाई कितना? 200 नैनोमीटर। ये गया, ये वैल्यू आ रहा है देखो 6.2, यानी कि 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, E इक्वल टू होता है 5 प्लस के मैक्स, यानी कि के मैक्स इक्वल टू हाउ मच? के मैक्स इक्वल टू E माइनस 5। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है, तो के मैक्स को आप लिख लो E इंटू V0, वेयर V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल।
इक्वल टू एनर्जी कितना निकाल लिया हमने फोटोन का 6.2 माइनस फाई का वैल्यू कितना दिया है वर्क फंक्शन, देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 6.2 माइनस 5, तो ई वी नॉट इक्वल टू कितना आ गया 6.2 माइनस 5 इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वी नॉट का वैल्यू आ गया देखो 1.2 वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ऑप्शन में देखो तो 1.2 भी है माइनस 1.2 भी है, यहाँ आके लोग गलती करने के चांसेस हैं। 1.2 दिखेगा टिक कर देंगे, घर जाएंगे उनको लगेगा वाह क्या बढ़िया सवाल आया था सर, आपने बढ़िया पढ़ाया था, लेकिन हमारा आंसर फिर भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिवर्स पोटेंशियल है एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज निगेटिव। तो ध्यान रहे आंसर जो भी आए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। अगर आप ये याद है आपको तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये अल्टरनेटिंग करंट का सवाल दिख रहा है बच्चों। देखो, इन द सर्किट गिवन बिलो द एसी सोर्सेस हैज वोल्टेज V इक्वल टू दिया हुआ है 20 cos ओमेगा टी, विथ ओमेगा का वैल्यू दिया है 2000 रेडियन पर सेकंड। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू यानी कि I नॉट, पीक करंट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो Z निकालते हैं। Z का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Z का फॉर्मूला, उसके लिए सबसे पहले आपको XL और XC चाहिए। XL का वैल्यू होता है ओमेगा L, ओमेगा कितना दिया है 2000 इंटू L का वैल्यू कितना दिया देखो 5 मिली हेनरी, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू देखोगे 10⁻³ से 10⁻³ गया, एक्सेल का वैल्यू आ रहा है 10 ओम। सिमिलरली XC निकालोगे तो 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C का मतलब हो गया 1/2000 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है देखिए 50 माइक्रोफेरेड, दैट इज 50 इंटू 10⁻⁶। तो ध्यान से देखो तो 3 0 1 4 0, 4 0 यहाँ गया, बचा 2 0, ऊपर गया 100 और नीचे हो गया 5 और 2 मिलकर 10, ये भी 10 आ गया। मजा आ गया भाई। XL इक्वल टू XC, और जब भी XL इक्वल टू XC आ जाए ये रेजोनेंस कंडीशन को शो करता है, और अगर सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है तो सर्किट बिहेव करेगा बिल्कुल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह, यानी कि यहाँ जो इंपीडेंस का वैल्यू होगा वो सिंपली R के इक्वल होगा। अब रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में काउंट कर लो, 6 ओम यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है कितना, इस इंडक्टर के साथ भी 4 ओम है, तो 6 + 4 मिलकर टोटल हो गया 10 ओम, यानी कि 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा I नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा V नॉट डिवाइडेड बाई R के इक्वल। पिक वोल्टेज आपको दिया हुआ है कितना, पिक वोल्टेज इज गिवन सी 20 वोल्ट, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि करंट फ्लो करेगा कितना 2 एम्पियर का मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा पिक करंट। अगर यही RMS करंट पूछता तो डिवाइड बाई √2 और करते हम। ठीक है, तो फिलहाल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 2 एम्पियर इज द आंसर। सही बात, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पावर फैक्टर मतलब cos फाई पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान रहे पावर फैक्टर दिमाग में आते ही आना चाहिए R डिवाइडेड बाई Z, यानी कि आपको Z निकालना पड़ेगा। और Z निकालने के लिए ध्यान से देखो XL दिया हुआ है, XL का वैल्यू गिवन है, XC का वैल्यू गिवन है, और R तो दिख ही रहा है, R 40 और यहाँ का 40 मिलके 80 हो गया, तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा √, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, R² प्लस XL ज्यादा है XC से, तो XL माइनस XC होल स्क्वायर, ये आप सबको पता होगा, कॉमन फॉर्मूला है। तो √, में आ जाएगा R, देखो कितना हो गया 40 + 40 हो गया 80, तो 80² प्लस XL माइनस XC 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 होल स्क्वायर। तो आप ये वैल्यू देखो तो 80² प्लस ये कितना हो गया 60², यानी कि 64 और 36, ये 100, ये बाहर निकल के आ जाएगा 100 ओम, ये Z का वैल्यू आ गया। और Z आ गया तो cos फाई इक्वल टू R/Z में R का वैल्यू कितना हो गया देखो 40 + 40 हो गया 80, और Z का वैल्यू निकल के आ चुका है आपके पास 100, 1 0 1 0 स्वाहा। cos फाई का वैल्यू देखिए आ रहा है 10/10, दैट इज 0.8, विच इज पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। और 0.8 अगर ऑप्शन में तलाश करूं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये देखो रोटेशन से एक सवाल है छोटा सा, मास ऑफ ऑल स्फीयर इज m एंड रेडियस इज r, मास सबका m है, रेडियस r है, देन I सिस्टम अबाउट एक्सिस एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग ये सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है। I सिस्टम क्या लिखोगे भाई बताना जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला स्फीयर के लिए देखो तीनों का ऐड कर देता हूँ, ये वाले स्फीयर के लिए बिल्कुल एक्सिस से पास कर रहा है, और सॉलिड स्फीयर का होता है एक्सिस के अबाउट 2/5 mr², इसका हो गया, प्लस इसके लिए देखो ये टेंजेंट से पास कर रहा है, तो ये वाला मुझे पता है, ये वाला यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो इसके अबाउट होता है कितना, इसके अबाउट हो गया 2/5 mr² प्लस मास इसका मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्टेंस से नया एक्सिस पास हो रहा है r से, तो साथ में और आ जाएगा mr², सही है, प्लस ये हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर का उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है 2/3 mr², और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ से ये एक्सिस भी कितने डिस्टेंस पे r पे है, तो mr², ऐसा कुछ बन रहा है। अब सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ रहा है वैल्यू। सबसे mr² तो देखो कॉमन ही आ जाएगा, mr² कॉमन,
यहाँ बचा 2/5, यहाँ बचा 2/5 + 1, 5 + 2 7/5, और यहाँ आ गया कितना 2/3 + 1 2 + 3 दैट इज 5/3। तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ mr² मल्टीप्लाइड बाई 2/5 + 7/5 हो गया 9/5 + 5/3, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो वैल्यू मिलता है mr² मल्टीप्लाइड बाई 25 + 27, ये आ गया 25 और ये आ गया 27, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल कितना 50 + 2 52 डिवाइडेड बाई 15। ऐसा कुछ आंसर में दिख रहा है क्या? 52/15 mr², बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बेसिक सवाल, कुछ खास नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोल रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। अच्छा, इस वाले एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट निकालना। ये डिस्टेंस दिया है r/2। अच्छा, ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछता, रिंग है, सर्कुलर लूप मतलब रिंग है, तो mr² होता, तो डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा mr²/2, और यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो तो आई का वैल्यू आ जाएगा कितना mr²/2 प्लस मास, और कितने डिस्टेंस पे एक्सिस है r/2 पे, तो r/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया देखिए mr²/2 प्लस mr²/4, दोनों से mr²/2 कॉमन कर लो आप, अंदर आ जाएगा 1 + 1/2, एंड 1 + 1/2 इज 3/2, तो वैल्यू आ रहा है 3/2 और 2 मिलके हो जाएगा 4 mr²। और अगर ऑप्शन चेक करूं मैं 3/4 mr², ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल, ये भी आपसे बन ही गया होगा, घबराने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोल रहा है सेमी सर्कुलर डिस्क एंड अ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r = 9 pi मीटर हैविंग सेम मास m, दोनों का मास सेम है, प्लेस्ड एज सोन द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं। ये देखो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है ओरिजिन से कितना ऊपर, शायद आपको याद हो 4r/3 पाई, यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इसका कितना होता है 2r/पाई शायद ना, रिंग का यहाँ से होता है नीचे की तरफ, यहाँ पे कहीं 2r/पाई पे, ठीक। ये है 4r/3 पाई और ये हो गया 2r पाई। अब दो मास एज्यूम कर लो, एक यहाँ एक यहाँ, और x पे तो जाएगा नहीं कुछ, x पे 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये लगा देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। हाँ जी, ऊपर वाले का मास m और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया 4r/3 पाई, 4r/3 पाई प्लस m2, इसका मास भी कितना है m, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो -2r/पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास तो दोनों का m ही है, m प्लस m कितना आ गया भाई, ऊपर से देखो mr/पाई तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा mr/पाई कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचा 4/3 और यहाँ बचा है -2 और नीचे हो गया ट्वाइस m से m कैंसिल हो गया, ऊपर बचा r का वैल्यू रख रहा हूँ, r का वैल्यू है 9 पाई, तो r के जगह पे रखा मैंने 9 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू यहाँ कितना आ गया 4 - 6 हो गया कितना -2 डिवाइडेड बाई 3 और नीचे एक 2 और चल रहा है, सही है। तो पाई से गया पाई और ये 2 से ये 2 चला गया, ये 3 से ये 3 चला गया, ये वैल्यू कुछ -3 आ रहा है, यानी कि y कोऑर्डिनेट पे -3 पे और x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का 0, -3, ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। और 0, -3 अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिख रहा है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द सेकंड हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। सबसे पहले क्लोज की अगर बात करें, क्लोज का लेंथ मैं मान लेता हूं कुछ l डैश है और ओपन का लेंथ मान लेता हूं मैं l है, इसका रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, इसका nth हार्मोनिक क्या लिखते हैं हम 2n-1 इंटू v डिवाइडेड बाई 4l, l के जगह l डैश ले रहा हूं और इसके लिए लिखा करते हैं हम nv/2l, सही है। इसका कौन सा बोला है ओवरटोन बोला है, देखो थर्ड ओवरटोन मतलब n का वैल्यू 4 रखोगे तो 2 × 4 - 1 इंटू v डिवाइडेड बाई 4l डैश शुड बी इक्वल टू, इसके लिए क्या सेकंड हार्मोनिक बोला है तो 2v डिवाइडेड बाई 2l। यहाँ से देखो v से v गया, ये 2 से 2 चला जाएगा, 8 - 1 ये हो गया 7 डिवाइडेड बाई 4l डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 1/l। आपसे पूछा है l डैश बाई l क्लोज डिवाइडेड बाई ओपन, ये वैल्यू आ जाता है कितना 7:4, तो इसका आंसर कुछ आ रहा है 7:4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है अ मैन ऑफ मास 80 kg स्टैंड्स ऑन अ प्लैंक ऑफ मास 40 kg, द प्लैंक इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी है, ये 40 kg का आदमी है, 40 kg और प्लैंक जो है ये 80 kg का है। आगे क्या बोल रहे हैं स्मूथ सरफेस पे है ना, ध्यान रखना,
बोल रहा है द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द प्लैंक टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, एंड स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द प्लैंक, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक मायन सिस्टम रिमेन्स स्टेशनरी। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, तो सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास उसका वहीं पे रहेगा जहाँ पहले है। हाँ, प्लैंक को आगे पीछे होना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास को उसी जगह पे रखने के लिए, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। द प्लैंक विल स्लाइड टू द नॉर्थ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब देखो, अगर ये नॉर्थ गया है तो प्लैंक को किधर जाना पड़ेगा, साउथ जाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए कहानी को। और कितना गया, मान लो कि x इधर गया, ये x डिस्टेंस ये इधर की तरफ गया, तो अगर प्लैंक x गया तो ये इधर कितना गया, लॉजिकली इसका दिया हुआ है 6 प्लैंक के ऊपर, और x से खुद ही प्लैंक लेफ्ट में आ गया, तो ये किधर कितना गया होगा, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, सही है। तो अगर आप लगा दो सेंटर ऑफ मास वाला कंडीशन, तो हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा m1 x1 शुड बी इक्वल टू m2 x2, या फिर m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हो। तो m1 x1 इसका मास कितना है 40 इंटू 6 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू, ये इधर कितना मास 80, और इधर कितना गया x, तो यहाँ से अगर आप देखो आपको मिलता है 240 माइनस 40x इक्वल टू 80x, तो यहाँ से मिलता है आपको 240 इक्वल टू 80 प्लस 40 कितना हो गया 120x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 मीटर, यानी कि प्लैंक को साउथ की तरफ जाना पड़ेगा कितना 2 मीटर से, तो कहीं दिख रहा है। द प्लैंक विल स्लाइड नॉर्थ बाय डिस्टेंस, गलत। द प्लैंक विल स्लाइड साउथ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, गलत। द प्लैंक विल स्लाइड टू द साउथ बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, गलत। यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा सकते हो आप। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I रेस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल है, K1 इक्वल टू K2, मतलब कि हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, पूछा गया आपसे। देयर एंगुलर वेलोसिटीज विल बी इन द रेशियो, यानी कि ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 स्क्वायर कितना बन जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई I1। I2 का वैल्यू कितना है 2I, और I1 का वैल्यू कितना है I, ये उड़ा 2 बन गया, तो यहाँ से ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है √2:1। और अगर ऑप्शन देखा जाए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए जी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहे हैं, A thin and circular disc of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to the axis। ठीक है, perpendicular axis के about घूम रहा है, with angular velocity दिया हुआ है ओमेगा। If another disc of same dimension of mass m by 4, मास अलग है, dimension same मतलब radius same है, is placed gently on the first disc coaxially, then the new angular velocity system का क्या रहेगा, angular momentum कंजर्व कर लो, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, सही है। इनिशियली क्या है, ये सिर्फ ये डिस्क घूम रहा है पहला वाला, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा 1 का वैल्यू ओमेगा दिया है, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ऐड कर लो, एक्सिस सेम है, तो इसका तो वही रहेगा mr स्क्वायर बाई 2, और दूसरे का कितना हो गया, मास m बाई 4 हो गया, रेडियस सेम रहेगा, तो मास हो गया m बाई 4, रेडियस सेम है, यानी कि r स्क्वायर बाई 2 इंटू इसको बोल देते हैं ओमेगा 2, तो ये आ गया आपका कितना mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, और ये बन गया आपका, यहाँ से आप mr स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लो, तो अंदर आ जाएगा कितना 1 प्लस 1 बाई 4, यानी कि 5 बाई 4 इंटू ओमेगा 2, mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 स्वाहा हो गया, तो यहाँ से आप देखोगे ओमेगा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 5 इधर आ गया 4 बाई 5 ओमेगा, और 4 बाई 5 ओमेगा अगर आप ऑप्शन में तलाश करो तो आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी में, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है टू बॉल्स ऑफ मास 1 kg एंड 4 kg आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी u1 इक्वल टू 5 पाई एंड u2 इक्वल टू ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एज शोन इन डायग्राम, एंड आफ्टर कोलिजन मूव्स एज अ सिंगल मास। अच्छा, कोलिजन के बाद दोनों चिपक गया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, pi इक्वल टू pf। इनिशियल मोमेंटम देखो, ये इधर जा रहा है तो 1 इंटू 5, और ये इधर जा रहा है तो -4 इंटू 10, और फाइनली दोनों मास कंबाइंड हो गया, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, मान लो कि स्पीड हो गया इनका v, तो 5 और माइनस ये कितना 40, 5 माइनस 40 हो गया -35 इक्वल टू 5v, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाता है -7, और निगेटिव आने का मतलब -i कैप की तरफ जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका -7i कैप, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल सवाल। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन टू बॉल्स विच ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा उसी की बात करेगा शायद। पहला ऑप्शन बोल रहा है टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन मोमेंटम सेम रहता है सिस्टम का, मोमेंटम ऑफ ईच बॉल इज कंजर्व, गलत, हर बॉल का सही कंजर्व हो जरूरी नहीं है। अगला बोल रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन विल बी सेम, ये भी सही है,
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ए और सी दोनों आ रहा है, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द ब्लॉक, जैसा कि आपको दिख रहा है, ब्लॉक इज नाउ गिवन सम पॉजिटिव चार्ज एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट इज स्विच्ड ऑन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इस पे फोर्स लगेगा इधर, तो इसका इक्विलिब्रियम जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम, इस पे फोर्स लगेगा इधर F इक्वल टू QE, और ये ब्लॉक को शिफ्ट करके यहाँ कहीं ले आएगा, ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम नया यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम इसका शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। और रही बात टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k, ना तो m बदल रहा है ना तो k बदल रहा है, तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज, गलत। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन अनइफेक्टिव, सही है। द मीन पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल शिफ्ट टू द राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बोल रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिस्पेक्टिवली आर के एवरेज, यू एवरेज। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 रहती है, तो आपको पता होगा दोनों बराबर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो आप, एक्स का वैल्यू क्या लेते हो, एक्स का वैल्यू अगर आपने लिया ए साइन ओमेगा टी, मान लो ये ले लिया, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे v इक्वल टू क्या dx/dt, तो ये बन जाता है a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ mv², हाफ mv² का मतलब क्या हो गया, हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें एक टाइम पीरियड में, एवरेज वैल्यू इसका, ये तो कांस्टेंट है पूरा, कौन, हाफ m a² ओमेगा स्क्वायर, और बचा कौन, cos स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर का एवरेज वैल्यू एक साइकिल में 1/2 के इक्वल होता है, cos स्क्वायर हो चाहे sin स्क्वायर हो। तो यहाँ से एक 1/2 और आएगा, ये बन जाएगा 1/4 m a² ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी यही होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज वैल्यू आप निकालोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही आता है, और एक पीरियड में दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल सवाल है, कर लिया होगा आपने। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या कौन सा सही है। बोथ लाइट एंड साउंड वेव इन एयर आर ट्रांसवर्स, हालांकि आपको पता होगा लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, ये तो ट्रांसवर्स वेव होता है, लेकिन साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोल रहा है साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, सही है, व्हाइल लाइट वेव आर ट्रांसवर्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ो, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स आर इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल, गलत। बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, नहीं, वैक्यूम में सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रैवल कर सकता है, लाइट वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक, सिंपल सवाल। आगे बोल रहा है वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए इक्वल टू 0.2 मीटर, एम्पलीट्यूड दिया है इसका, देखो कितना 0.2 मीटर, ठीक है, हैज अ वेलोसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड, इफ लैम्डा इक्वल टू 60 मीटर देन करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वेव। वेव का इक्वेशन क्या लिखोगे, सबसे पहले एम्पलीट्यूड लिखते हैं, एम्पलीट्यूड दिया है 0.2, ठीक है, साइन के टर्म में इक्वेशन दिया है, तो साइन अंदर आता है आइदर ओमेगा टी प्लस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो डिपेंड करता है कि वेव किधर जा रहा है, वेव किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो बीच में एक माइनस साइन आएगा, ध्यान रहे, उसके लिए आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा के लिए देखो, अच्छा लेमडा का वैल्यू कितना दिया है, 60 मीटर दिया है ना, 60 मीटर, तो सबसे पहले तो बीच में माइनस साइन देखो कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ठीक। अब लेमडा निकालने के लिए सॉरी के एक्स का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और के का जो वैल्यू होता है, के का वैल्यू वो हो जाएगा 2π डिवाइड बाई लेमडा, तो 2π डिवाइड बाई लेमडा आपको दे दिया है कितना 60, तो 2 से जाएगा 30, के का वैल्यू आना चाहिए π/30, ऑप्शन चेक करो, के का वैल्यू π/30 कहाँ पे है, π/30, तो अगर देखो यहाँ पे अगर चेक करते हो पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के का वैल्यू π/60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2π है, 2π के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2π इंटू 1/60 दैट इज π/30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सबसे पहला चीज देखना है आपको, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो बीच में माइनस साइन आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा चीज आप चेक कर लो, लेमडा का वैल्यू 2π इंटू 1/60 π/30 आना चाहिए, सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम्स एमिट फोटॉन्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा होगा, जहाँ एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू h न्यू, तो एनर्जी किसके क्रॉस ज्यादा होगा, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है -13.6, सॉरी वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, E इक्वल टू RZ², डेल्टा E का जो वैल्यू होता है RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये वाला टर्म जहाँ मैक्सिमम बनेगा
बाकी तो कांस्टेंट है। ये वाला टर्म जहाँ मैक्सिमम बनेगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देख लो ये वाला वैल्यू रख के बारी बारी से यहाँ रखोगे 1/20 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। जहाँ पे सबसे वैल्यू n = 1 = 2 कहाँ पे है, n = 2 to n = 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। जबकि इसका वैल्यू रखोगे इसमें कितना आएगा निकल के, RZ स्क्वायर इंटू 1/n1 इज लेस देन n2 ना, यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, यहाँ आएगा 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आता है RZ स्क्वायर इंटू 1 - 1/4 3/4। बाकी सब में चेक करो, यहाँ पे तो एनर्जी देना पड़ेगा, 1 से 2 जाएगा तो ये तो एमिशन होगा ही नहीं। ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट्स की बात कर रहा है तो ये तो गलत हो गया। 6 और 2 में चेक करोगे तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, ये वैल्यू आ रहा है 1/4 माइनस 1/36। 1/4 कॉमन करोगे तो आएगा 1 - 1/9, यानी कि 1/4 इंटू 9 - 1 8/9, ये आ रहा है 8 बाई कितना 36, 4 से गया 2 तो ये आ गया वैल्यू कितना 2/9। 2/9 मतलब 0.2 के आसपास आएगा, ये 0.7 के आसपास आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि FPP, FPN एंड FNN denote the magnitudes of the nuclear forces by a proton on a proton, by a proton on a neutron and a neutron on a neutron respectively when the separation is 1 Fermi, 1 Fermi जो कि न्यूक्लियस का साइज होता है। तो कौन ज्यादा है कौन कम है आप सभी जानते हो। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो तीनों ही केसेस में इक्वल होते हैं और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। तो फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये वैल्यू हमेशा बराबर आएगा इन ऑल द केसेस न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इफ m0 इज द मास ऑफ एन ऑक्सीजन आइसोटोप O817, MP एंड MN आर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली, देन द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आइसोटोप इज। अच्छा, इसको फॉर्म करो जरा। ऑक्सीजन दिया है आपके सामने क्या 8 और 17, तो प्रोटॉन कितने हो गए 8 और न्यूट्रॉन कितने बचे 17 - 8 9। तो इस न्यूक्लियस को बनने के लिए 8 प्रोटॉन मिले होंगे और 9 न्यूट्रॉन मिले होंगे और मिलके इन्होंने बनाया होगा ऑक्सीजन 8 17 और साथ में निकला होगा एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट डेल्टा एम कैसे लिखते हो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 9 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस जो प्रोडक्ट बना मास ऑफ ऑक्सीजन MO, ये आ गया मास डिफेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 9 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई C स्क्वायर, ऐसा एनर्जी आएगा। और अगर मास कभी आपको AMU में दिया है तो डायरेक्ट आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है। तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 9 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू C स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन 22 बोल रहा है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B = 20 मिली टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसके परपेंडिकुलर मान लो क्रॉस या डॉट जो भी मान लो 20 मिली टेस्ला। आगे क्या बोल रहा है, इट्स रेडियस डिक्रीजिंग विथ अ रेट ऑफ, इसका रेडियस अगर हम r मान लें तो आपको बोल रहा है कि dr/dt का जो वैल्यू है dr/dt कितना दिया हुआ है 50 मिलीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से डिक्रीज कर रहा है। द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। इंड्यूस्ड EMF बाद में सबसे पहले आप लिखोगे फ्लक्स। कभी भी मैग्नेटिज्म EMI का सवाल आए, खासकर EMI का, सबसे पहले फ्लक्स लिखने की कोशिश करें। फ्लक्स होता है BA cos थीटा। इस केस में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है लूप के, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन मान सकते हो। थीटा का वैल्यू 0। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है देखो 20 मिली टेस्ला, 20 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया, अगर रेडियस r है तो इसका एरिया हो जाएगा πr²। ये फ्लक्स है। अब यहाँ से EMF लिखो, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ EMF इज d∅/dt। ठीक है, तो 20 इंटू 10⁻³ बन गया 2 इंटू 10⁻², ये तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। r² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस r और टाइम के रेस्पेक्ट में एक साथ में आएगा dr/dt, क्योंकि आप चेन रूल से डिफरेंशिएट कर रहे हो, वेरिएबल r है, कर रहे हो आप टाइम के साथ। ठीक है, तो 2 और 2 हो गया देखो 4 पाई इंटू 10⁻² इंटू रेडियस। कब पूछा है ये, जब रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² मीटर में आ गया। और dr/dt का वैल्यू तब दिया है 50 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ मीटर में चेंज कर दिया हमने। अब वैल्यू देख लो कितना आ रहा है भाई, 4 और 2 8, 8 और 5 हो गया 40, साथ में एक आएगा पाई, यहाँ पाई था, 10⁻², 10⁻² हो गया 10⁻⁴, 10⁻³ हो गया 10⁻7 और साथ में एक जीरो और गया
तो इंटू 10 पावर -6, तो ये वैल्यू आ रहा है कुछ 4 पाई इंटू 10 पावर, कैसा आंसर दिया है, माइक्रो में दिया है क्या, इतना वोल्ट आएगा ईएमएफ। इसको मैं 40 पाई माइक्रो वोल्ट लिख सकता हूँ 10 पावर -6 को। तो ऑप्शन दिख रहा है 40 पाई माइक्रो वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बात। बोल रहा है फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर रीड गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली। प्योर सेमीकंडक्टर सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, कोई डोपिंग नहीं हुआ है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे तो कैसा बिहेव करने लग जाता है, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी टेम्परेचर, गलत। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, सही बात है, ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन दैट इन कंडक्टर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन दैट इन कंडक्टर, ये भी सही है, कंडक्टर से तो कम ही होता है, तभी सेमीकंडक्टर है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1, 3 एंड 4। 1, 3, 4 कहाँ दिख रहा है भाई, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्योर सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग ऑप्शन 2 फिर से पढ़ लेता हूं मैं। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट, गलत है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, सही है। 24 बोल रहा है इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन फिगर एज फंक्शन ऑफ टाइम। करंट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अच्छा, शायद एरिया निकालने से आ जाएगा। हम जानते हैं ईएमएफ होता है बच्चों कितना, d∅dt। इसको इधर ले आओ, ई को लिखो IR, करंट के टर्म में करंट का एक्सप्रेशन दिया है, तो V = IR से इंटू dt = d∅, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन d∅ बन गया डेल्टा फाई, चेंज इन फ्लक्स, R तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल IDT। और इंटीग्रल IDT ध्यान से देखो तो IT कर्व का एरिया ही तो हो जाएगा, ये वाला एरिया। ये एरिया हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा एरिया, R इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 10 ओम, और एरिया आ जाएगा हाफ इंटू राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस हो गया कितना 0.4, हाइट हो गया 8, 0.4 इंटू 8 यूनिट, सही है, सही है। 2 से गया 4, ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट और 10 गया, 4 और 4 आ गया 16 वेबर फ्लक्स का यूनिट है क्या कहीं पे, वेबर इज 16, सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन डायग्राम विच पीएन जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ध्यान रहे पी लो पोटेंशियल पे होना चाहिए और एन जो है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो P -5, ये -12, इससे भी कम हो गया, ये तो गलत है, इधर आओ। ये देखो P 0 पे और N देखो 5 पे, यस ये रहा रिवर्स बायस। P लो पोटेंशियल, N हाई पोटेंशियल, यहाँ देख लो P 10 पे है, N 0 पे है, गलत, ये तो फॉरवर्ड बायस। यहाँ देखो P 10 पे है, N 5 पे है, ये भी फॉरवर्ड बायस। एक ही बचा रिवर्स बायस के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट सोन गिवन करंट थ्रू द जीनर डायोड। जीनर डायोड से कितना करंट जा रहा है, चलो मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम यहाँ से करंट, मेन करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ से करंट जा रहा है IZ और यहाँ से करंट जा रहा है कुछ IL, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो कितना दिया है 10, तो यहाँ 10, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले IL का वैल्यू निकाल लो। IL कितना आ जाएगा भाई, लोड करंट, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1000 एम्पियर, तो ये वैल्यू हो गया कितना 10 मिली एम्पियर। और अगर यहाँ 10 गया तो बचा हुआ ऊपर गया, ऊपर कितना गया 2, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 2, तो मेन करंट कितना आ जाएगा I का वैल्यू, I का वैल्यू आ जाना है 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 500 एम्पियर, तो इसको हम कितना बोल सकते हैं 4 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। और अगर आप यहाँ से ये वाला रिलेशन लगाते हो I = IL + IZ वाला, तो आपको पता लगेगा कि IZ का वैल्यू होता है I - IL। I का वैल्यू कितना आया है 4 माइनस, हालांकि यहाँ से बात समझ में आ जानी चाहिए कि करंट का जो वैल्यू है मेन करंट वो लोड करंट से कम आ रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जैसे ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना, ये नहीं कि 6 एम्पियर टिक कर देना, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि डायोड का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, यानी कि ये सिंपली रिवर्स बायस में है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है। और यहाँ से अगर कोई करंट नहीं जा रहा है, ये सर्किट नॉर्मल सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब जीनर डायोड करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज, मतलब ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक काम करते हैं, इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं एक बार। A B देखो ये 2 स्विच हो गया, इसको इनपुट बोल रहे हैं, और ये बल्ब जो है हमारा ये Y आउटपुट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर दोनों स्विच को हमने 0 दिया, दोनों स्विच को ओपन रखा, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, बल्ब जलेगा, आउटपुट मिलेगा 1।
ए को अगर हमने 0 कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, और बी को अगर हम क्लोज कर दें, तो देखो ये बल्ब जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, बल्ब से नहीं जाएगा, आउटपुट मिलेगा आपको 0। अगर ए को 1 दिया, बी को 0 दिया, फिर भी सेम कहानी है, अभी भी बल्ब शॉर्ट सर्किट है, अभी भी नहीं जलेगा, फिर से आउटपुट 0। और अगर दोनों को आपने क्लोज कर दिया 1 1, तब भी कहानी वही है, बल्ब अभी भी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा, आउटपुट अभी भी मिलेगा आपको 0। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये और गेट का उल्टा सिंबल दे रहा है, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 0, और गेट यही होता था, सब पे 1 देता था, 0 0 पे सिर्फ 0 देता था, ये 0 0 पे 1 दे रहा है, यानी कि ये और प्लस नॉट है, यानी कि ये वाला गेट है ये और प्लस नॉट। इसको कौन सा गेट बोलते थे हम लोग? नॉर गेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा, ऐसे सवाल आते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 28। तो बोल रहा है द वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम डायरेक्शन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पहले मैग्नेट बोल रहा है ऐसे रखा हुआ है, देखो पहले मैग्नेट ये पोजीशन में है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है इसका डायरेक्शन, इसको बोला कि घुमा के 180 से इधर लेके आना है, इस वाले पोजीशन में, इस वाले पोजीशन में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा 180, और माइनस जब इनिशियल पोजीशन में था तो एनर्जी कितना रहेगा इसका? माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू रहेगा 0। तो कितना आ गया देखो, कॉस 180 माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू बन गया एम बी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा एम बी प्लस एम बी हो जाता है कितना? 2 एम बी। तो कितना आ जाएगा 2। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है इसका? 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻³ टेस्ला, 5 × 10⁻³ तो ये वैल्यू कुछ आ रहा है, देखो 4 और 5 हो गया 20, 2 × 10⁻² जूल। ऑप्शन देखा जाए 2 × 10⁻² जूल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है लार्जर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज प्लेट्स हैव एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 1 मिलीमीटर। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस दे दिया। स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, के का वैल्यू दे दिया। देन द डिस्प्लेसमेंट करंट एट एनी इंस्टेंट व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज 25 वोल्ट पर सेकंड। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट हो चाहे कंडक्शन करंट हो, जब तक फ्लो कर रहा है वैल्यू तो सेम होगा। आप डायरेक्ट dq/dt से निकाल सकते हो, वरना इसका अलग से एक फॉर्मूला भी है, ε0 dφ/dt, वहां से भी कर सकते हो, यहीं से कर लो। तो d/dt और q को क्या लिख सकते हो? cv, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dv/dt। अब c निकालने के लिए यूज कर लो k ε0 a/d, क्योंकि डायलेक्ट्रिक डाल रखा है। k का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 10। ठीक है, ε0 का वैल्यू होता है, चलो इसको हम रख लेते हैं कितना, फिलहाल ε0 ही रहने देते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है? 1 मीटर स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 1 मिलीमीटर, 1 × 10⁻³ ऐसा कुछ आएगा। तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आ जाता है कुछ, ये ऊपर जाके 10⁴ बन जाएगा ना, ε0 × 10⁴। इसको यहाँ रखते हैं, तो c के जगह पे आ गया ε0 × 10⁴, और dv/dt का वैल्यू आपको दिया है 25 वोल्ट पर सेकेंड, 25। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। इसको लिख लिया मैंने 4 पाई, और नीचे लेके आ गया 4 पाई, ताकि 4 पाई ε0 का वैल्यू रख सकूँ कितना? 1/4 पाई ε0 होता है 9 × 10⁹, तो 4 पाई ε0 हो जाएगा 1/9 × 10⁹। ठीक है, और 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.14 × 4, यानी कि 12.5 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है 4 पाई का, ये हो गया। और ऊपर चल रहा है कितना? 25 × 10⁴, तो 12.5 से 25 कुछ 2 से चला जाएगा, तो आपके पास आ गया कितना? 2/9। ये वैल्यू बनता है कितना? देखो ऊपर 2 है नीचे 9 है, तो 2/9 × 10⁻⁴ में आ रहा है 10⁴, और नीचे 9 है, तो 10 आ जा रहा है ये कितना? 4 - 9 -5। आपको आंसर किस में देना है? माइक्रो में देना है, तो -6 ले आओ। तो हम इसको लिख रहे हैं 2/9। ठीक है, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो साथ में आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻6। सही है, तो ये बन गया कितना? 20/9, और 10⁻⁻6 को लिख लिया मैंने माइक्रो एम्पियर, तो 20/9 माइक्रो एम्पियर। ये वैल्यू आएगा कुछ 2 पॉइंट समथिंग माइक्रो एम्पियर के आसपास। ये देखो 2.2 माइक्रो एम्पियर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घबराए नहीं, ध्यान से कैलकुलेशन करें, सॉल्व तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कंडक्टिंग स्टिक ऑफ लेंथ L। क्या बोल रहा है भाई? अ कंडक्टिंग स्टिक ऑफ length L and mass m is moving down on a smooth inclined plane of current 2 ampere is flowing in the with a speed of 5 meter per second। अच्छा, a current of 2 ampere is flowing in the conductor perpendicular to the paper inward। अंदर की तरफ करंट जा रहा है I, B ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा इस पे?
इधर की तरफ, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। उसके बाद बोल रहा है वर्टिकल अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन स्पेस देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटीज जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, मतलब नेट फोर्स जीरो होगा। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नीचे लग रहा होगा mg के दो कंपोनेंट, इधर आ जाएगा कितना mg sin थीटा और इधर चला जाएगा कौन mg cos थीटा। fm के दो कंपोनेंट, एक गया इधर, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इधर आ गया fm cos 60 यानी कि cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर fm sin थीटा। ठीक, और इधर एक नॉर्मल लग रहा होगा जो कि वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, और इंक्लाइन प्लेन पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो ये दोनों फोर्सेस को बराबर कर दो, यानी कि mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू fm cos थीटा। सही है। और मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हो बिल के इक्वल होता है, sin थीटा बाई cos थीटा इधर आके बन गया mg tan थीटा, fm हो गया बिल bil, यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया mg tan थीटा 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3 डिवाइडेड बाई IL। ऑप्शन आ रहा है कुछ √3 mg बाई IL, √3 mg बाई IL ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। करंट का वैल्यू दिया है क्या? अच्छा, करंट 2 एम्पियर, बिल्कुल करंट का वैल्यू डाल दो 2, तो √3 mg डिवाइडेड बाई 2L, और ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं 31 पे। बोल रहा है द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम सभी जानते हैं, अगर आपको ध्यान हो कहानी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z की तरफ जा रहा है, तो वेव जो है वो x की तरफ जाता है, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कहानी ये होता है E क्रॉस B इक्वल टू V। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन बट डिफर इन फेज बाई 90 डिग्री। फेज तो सेम होता है, दोनों सेम फेज में ट्रेवल करता है, तो ये तो गलत हो गया। सेम डायरेक्शन एंड इन सेम फेज, डायरेक्शन तो गलत है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड आर इन फेज। सही है। चौथा ऑप्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड डिफर इन फेज बाय 90 डिग्री, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और सेम फेज में ट्रेवल करता है, मतलब सेम टाइम पे मैक्सिमा सेम टाइम पे मिनिमा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। 32 बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाई, ये देखो वैल्यू दिया है by, y डायरेक्शन में है, ये वैल्यू दिया है। तो आपसे बोल रहा है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लो, पिक वैल्यू का। आपको पता है E0 बाई B0 C के इक्वल होता है, तो E0 का वैल्यू हो जाएगा B0 इंटू C, और B0 दिया है 2 इंटू 10 पावर -7 इंटू C 3 इंटू 10 टू द पावर 8। कितना आ गया वैल्यू, ये 2 इंटू 3 हो गया 6, और एक जीरो यहाँ बचेगा 60, तो पिक वैल्यू तो 60 आने वाला है। तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। और अगली बार डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखो वेव का डायरेक्शन किधर है, यहाँ बीच में प्लस साइन है और जेड है, तो वेव का डायरेक्शन हो गया -k। अगर आपको ध्यान हो, ये यहाँ E होता है, यहाँ B होता है। डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जिसका डायरेक्शन फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है, तो आगे वाले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो B क्रॉस V से मिलेगा। B हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है Y मतलब j कैप है, और V हो गया वेव का डायरेक्शन जो कि आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव के साथ z आ रहा है ना, यानी कि नेगेटिव k कैप माइनस k कैप, और j क्रॉस k क्या होता है I, तो ये वैल्यू आएगा -i कैप। ठीक है, यानी कि x डायरेक्शन बेसिकली कहने का मतलब, तो y वाला तो वैसे ही गलत हो गया, बचा कौन, x वाला ही बचा। 60 साइन और बाकी सेम फेज में ट्रेवल करता है, तो अंदर वाला क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम होगा, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं जम के। 33 बोल रहा है फॉर अ कंडक्टर कैरिंग करंट I इज शोन इन डायग्राम द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। अच्छा देखो इधर ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना, निकालते हैं। आइए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले इस वायर के कारण इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, और इसको सेमी सर्कल को 3 बोल देता हूँ। तो 1 के कारण देखो करंट अंदर जा रहा है, पॉइंट इधर है वो नीचे की तरफ, और 2 के कारण भी करंट बाहर जा रहा है, पॉइंट इधर है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 और 2 का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों सेम होगा, B1 इक्वल टू B2। कितना वैल्यू आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4πd, यही होता है ना, μ0I/4πd, और d के जगह पे कितना आ जाएगा r रेडियस इसका, और डायरेक्शन होगा इसका -j कैप नीचे की तरफ, और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण कितना हो जाएगा B3 का वैल्यू। डायरेक्शन देख लो, सबसे पहले अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर मतलब नेगेटिव z एक्सिस, और वैल्यू होता है μ0I/4r। फुल सर्कल के कारण होता है μ0I/2r, सेमी सर्कल के कारण μ0I/4r एट सेंटर,
और डायरेक्शन हो जाएगा इसका किधर, अंदर, अंदर मतलब माइनस के कैप। अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख लोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसा आंसर दिया देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू माइनस के कैप। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, माइनस जे माइनस के, माइनस जे माइनस के। अच्छा 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो बिल्कुल नीचे 2 आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर जे कैप माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू के कैप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर अ कंडक्टर कैरिंग करंट आई इट्स शोन इन डायग्राम देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सिंपल सवाल हो गया, ये इनफाइनाइट है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही एक ही तो फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1, थीटा 1 हो गया 45 प्लस साइन थीटा 2 हो गया 90। कितना आ गया वैल्यू, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन 45 इज 1/√2 और ये हो गया 1/√2 प्लस 1 यानी कि 1/√2 प्लस 1। और रही बात डायरेक्शन की, करंट ऊपर जा रहा है, फिंगर्स इधर अंदर की तरफ। आप कैसे निकालते हो आपकी मर्जी है, मेरा अपना तरीका है, थप्पड़ रूल। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 1 प्लस 1/√2 क्रॉस, ये ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सवाल अगेन 35 बोल रहा है चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ये वैल्यू दिया है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाउंड टू बी दिस, एक्सेलरेशन ये है, द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ऐसे सवाल जब भी आए थोड़ा सा कुछ समझ में ना आए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना यार। 2 वेक्टर दिया हो, बोले किसी अननोन का वैल्यू निकालना है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। बट कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी के भी, दोनों के भी। अब फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है बी के तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। जब भी 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी जीरो। तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ a1 a2 b1 b2 करना आता होगा आपको, तो ये आ गया x, यहाँ पे है 4 तो x इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 और साथ में 10 पावर -2 बाहर चल रहा है, चलने दो, शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा 4x प्लस 8 इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू -2 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है इफ अ चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज कैपिटल Q इज मूविंग इन रीजन 1, देखो ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, विथ स्पीड v एज सोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b एग्जिस्ट इन रीजन 2 जैसा कि दिया हुआ है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से सोचो, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इसके बाद क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा और ये चार्ज पार्टिकल अपना, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और फोर्स ऊपर लगेगा तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमने की कोशिश करेगा। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो डिपेंड करता है कि इसका रेडियस इस डी के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। रेडियस का वैल्यू क्या होता है, mb बाई क्यूबी। अब सोच के देखो कि अगर रेडियस का वैल्यू d से ज्यादा हो गया तो चार्ज पार्टिकल घूम ही नहीं पाएगा, वो रीजन 3 में चला जाएगा। अगर रेडियस, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगर रेडियस कम हुआ d से, रेडियस मतलब mb बाई क्यूबी, अगर mb बाई क्यूबी का वैल्यू d से कम हुआ तब तो पार्टिकल आसानी से घूम जाएगा और घूम के पार्टिकल जो है वापस आएगा इस रीजन में, वापस निकल के इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ। अगर कम हुआ तो ऑप्शंस पढ़ें एक बार। बोल रहा है कि अगर d ग्रेटर देन, यही वाला सिचुएशन है, mb बाई क्यूबी देन चार्ज विल एंटर इन रीजन 3, गलत, पहला ऑप्शन गलत है, इधर नहीं जाएगा, ये वापस आ जाएगा। इफ d इज ग्रेटर देन mb बाई क्यूबी देन चार्ज विल कम इन रीजन 1, रीजन 1 में वापस आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है इफ d इज ग्रेटर देन mb बाई क्यूबी देन चार्ज विल नॉट एंटर इन रीजन 3, सही बात है, रीजन 3 में नहीं जाएगा, दोनों सेम ही तो था। चार्ज विल एंटर इन 3, नहीं ये तो गलत था, चार्ज विल नॉट एंटर इन 3, ये ऑप्शन सही है। तो कुल मिला के बी और सी दोनों सही है, तो ऐसा लग रहा है ये है बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर डी का वैल्यू रेडियस से ज्यादा होगा तो चार्ज पार्टिकल घूम के वापस आ जाएगा, अगर डी का वैल्यू रेडियस से कम होगा तो चार्ज पार्टिकल निकल के रीजन 3 में चला जाता। ठीक है बात, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पे v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। With horizontal, the magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projection when particle is at its maximum height। अच्छा, पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे है तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट h, अच्छा h दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वैल्यू कितना आ गया, h आ गया, और यहाँ पे इसका स्पीड कितना रहेगा, यहाँ कितना है इसका v/√2
तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, v/√2 ही रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू mvr, r का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर वैल्यू तो दिया हुआ है, तो m इंटू वी के जगह पे आ गया v/√2 और ये वैल्यू आ गया कितना h, यानी कि mvh डिवाइडेड बाई √2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। 38 बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by इक्वल टू दिस, साइन दिया हुआ एक्सप्रेशन बढ़िया है। इफ वेवलेंथ लेमडा ऑफ द वेव इज πx इंटू 10⁻³ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज दिस, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अच्छा चलो निकालते हैं, आ जाओ। सबसे पहले देखो इसके साथ होता है k, x के साथ, तो k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया 0.5 इंटू 10⁻3, ये k का वैल्यू, और k होता है किसके इक्वल, 2π/λ के इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2 इंटू 10⁻3। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, 2 और 2 कितना हो गया 4π इंटू 10 पावर इधर आके बन जाएगा -3, ये लैम्डा का वैल्यू। और अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो तो πx इंटू 10 पावर -3, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कंपेयर करने के बाद x का वैल्यू मिल रहा है कितना 4। दूसरा क्या बोल रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चले जाओ ओमेगा के पास, ये ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू दिया है 1.5 इंटू 10 पावर 11, फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है 2πf इक्वल टू 1.5 इज 3/2 इंटू 10 पावर 11। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर गया तो ये वैल्यू बन गया 3/2 और 2π मिलके बन गया 4π इंटू 10 पावर 11। तो यहाँ से देखो इसको अगर इसके साथ कंपेयर करते हो इस वाले टर्म के साथ, तो y/4π इंटू 10 पावर 11, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो y 3 आ गया, x 4 आ गया, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा भाई, x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 दैट इज 7, 7 इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 39 अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m1 इज एक्सियली कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एक्सियली एक्सिस के अलॉन्ग काट दिया 2 इक्वल पार्ट में। इफ दिस 2 पार्ट पीसेस आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो ऐसे काट दिया आधा आधा और एक दूसरे के बोला ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया, तो अगर पहले डाइपोल मोमेंट उसका अगर m1 है तो आधा आधा काटने के बाद ये कितना हो जाएगा m1/2, और ये भी कितना हो जाएगा भाई m1/2। हम जानते हैं कि एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम काट दें किसी मैग्नेट को तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, लेंथ पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ m2 देन द वैल्यू ऑफ m1/m2। अच्छा अब इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट m2 कितना आ जाएगा भाई, देखो दोनों क्या है 45 डिग्री पे है, तो m2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा m1/2 इंटू √2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, तो √2 टाइम्स कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा वैल्यू m1/√2 बन जाएगा, है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है m1/m2, तो m1/m2 का वैल्यू कितना आएगा √2:1, ऐसा कुछ वैल्यू आएगा √2:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे भी 1 दिया है, तो बोला y का आउटपुट क्या होगा, चलो चेक करते हैं। 1 ये नॉट गेट है, देखो यहाँ आके 0 हो गया, ये भी यहाँ आके 0 हो गया, ये 0 ये 0, तो ये 0 यहाँ जाके क्या बन जाएगा, ये भी नॉट गेट है, तो यहाँ जाके 1 बन गया, ये 0 यहाँ जाके फिर से 1 बन गया, ये नॉट गेट है। अब ये 1 और ये 1 यहाँ से गया, देखो इधर यहाँ पे गया 1 और 0, ये कैसा गेट है, नैंड गेट है, 1 और 0 पे क्या देगा, ये 1 देगा, ये 1 यहाँ आया, 1 पे फिर से नैंड गेट क्या दे देगा, 0 दे देगा, तो आउटपुट इसका क्या निकल के आने वाला है 0। सिंपल सवाल है, होप कि आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 41 द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक याद करो, सबसे खराब होता है डायमैग्नेटिक जिसका जीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का जीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा बेटर मैग्नेटिक मटेरियल है, पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत कम होता है, तो पॉजिटिव बट स्मॉल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0-1 के बीच में लाई करता है ये। 42 इफ द न्यूक्लियस एल्यूमिनियम 1327 हैज अ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी देन कॉपर 64 वुड हैव इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली। हमने पढ़ा है रेडियस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है a⁻1/3 के, तो r1/r2 क्या लिख लोगे आप, a1/a2 मास नंबर का रेशियो पावर 1/3। ठीक है, पहले क्या था, एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है 27 और a2 किसके बारे में पूछ रहा है, कॉपर के बारे में 64, पावर कितना 1/3। ये वैल्यू ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगा कितना 3/4 होल क्यूब पावर 1/3, ये उड़ गया, यहाँ से आ गया r1/r2 का वैल्यू कितना आ गया 3/4, यहाँ से आपको r2 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा r2 का वैल्यू 4/3 r1, 4/3 और r1 आपको दिया हुआ है कितना 3.6 फर्मी, तो 3 से गया कितना ये 1.2 और 1.2 इंटू 4 कितना होता है 4.8 फर्मी के आसपास आएगा ये वैल्यू, 4.8 फर्मी, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल न्यूक्लियर फिजिक्स से सवाल।
क्वेश्चन नंबर 43, द करंट I इन एन इंडक्शन कॉइल वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अच्छा, I का वेरिएशन दिया हुआ है ये किसी कॉइल में। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अच्छा, यहाँ पे देखो करंट कांस्टेंट है, कैसे निकालोगे भाई, I कांस्टेंट है इस वाले रीजन में। अच्छा, ईएमएफ का ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, LdI/dt वाला। ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, DI/dt के, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ टाइम के। इसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर इस वाले रीजन में देखो I कांस्टेंट है तो इसके लिए तो ईएमएफ 0 आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में क्या हो रहा है, इस वाले रीजन के लिए देखो ध्यान से, करंट का वैल्यू जो है y इक्वल टू -mx, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू -t के आसपास है। तो यहाँ से अगर ईएमएफ निकालोगे DI/dt करोगे तो निगेटिव में कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये वाले रीजन में क्या आ जाएगा, ये वाले रीजन में I प्रोपोर्शनल टू t है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला कर्व है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में कांस्टेंट आ जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक कोई ईएमएफ नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, या तो ये या तो ये। अब यही सही है, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई ईएमएफ नहीं, उसके बाद एक्चुअली -LdI/dt यूज कर रहा है वो, -LdI/dt। तो निगेटिव, जिसको निगेटिव के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा और यहाँ निगेटिव बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट फैराडे लॉ यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा वैल्यू, पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो ये देखो पॉजिटिव और कांस्टेंट, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा, निगेटिव और कांस्टेंट, ये यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है, सिंपल फैराडे लॉ, कुछ नहीं। 44 बोल रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। पहले बोल रहा है व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म डिफ्यूजन करंट इज 0, गलत। डिफ्यूजन करंट भी होता है, ड्रिफ्ट करंट भी होता है। When PN junction diode is formed, drift current is 0, गलत। When PN junction diode is formed, diffusion and drift both currents are equal but not 0, yes, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। नेट करंट 0 होता है जब तक सर्किट में कनेक्ट नहीं किया। बोथ डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर 0, गलत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 45 क्या बोल रहा है भाई, अ कंडक्टिंग रॉड AC of length 3L is rotated with angular velocity omega as shown in the diagram, ठीक है, about a point O in a uniform magnetic field B डायरेक्टेड इनटू द पेपर, ठीक। तो आपसे बोल रहा है AO का वैल्यू L है, यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक 2L है, ये दिया हुआ है, ठीक। और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ऐसे। आपसे बोल रहा है, अच्छा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, EMF इक्वल टू होता है B ओमेगा L²/2, इसको यूज करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान दो कौन कौन से पॉइंट के बीच में बात कर रहा है। सबसे पहले VA - VC, A और C, ये तो बाद में निकलेगा। उसके लिए आपके पहले सबसे पहले AO और OB, क्योंकि एक पॉइंट हिंज होना जरूरी है, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है। तो सबसे पहले VO - VC की बात कर लेते हैं। VO - VC, देखो रॉड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ओमेगा इधर है, रॉड ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, O हाई पोटेंशियल पे होगा। तो VO - VC का वैल्यू कितना आ जाएगा, B ओमेगा, लेंथ कितना है 2L होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4/2 2 बन जाएगा, ये वैल्यू आएगा 2B ओमेगा L²। तो VO - VC इज 2B ओमेगा L²। ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही लग रहा है भाई। आगे बढ़ो, उसके बाद आता है VA - VC। VA - VC फिर से आ रहे हैं उसके पास, पहले ये निकाल लेते हैं हम, कौन सा, VA - VO, या फिर हाँ VA - VO, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना आएगा। VA - VO नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। देखो O फिर से हाई पोटेंशियल पे है, तो VA - VO निगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू बनेगा -B ओमेगा, लेंथ L है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो, VA - VC निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो VO कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, VA - VC इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2B ओमेगा L² माइनस B ओमेगा L²/2, और ये वैल्यू बन रहा है 4 - 1 कुछ 3/2 B ओमेगा L² के आसपास। तो VA - VC का वैल्यू आ जाएगा 3/2 B ओमेगा L²। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़िया सवाल EMI से। तो ये था आज का पेपर, आसान पेपर था, बाकी कहानी चलती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहो। एग्जाम में अभी टाइम है, जितना टाइम बचा है जी जान लगा के मेहनत करो, एकदम टाइम को वेस्ट मत करो। अभी दिन में 10 से 12 घंटे हर रोज पढ़ाई करो, सप्ताह में कम से कम 2 से 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करो, और लगे रहो, कंटिन्यूअस रिवीजन करते रहो। टेस्ट में जहाँ कहीं भी लग रहा है कि कोई थ्योरी मिसिंग है, कोई थ्योरी आपको याद नहीं आ रही है, वापस से नोट्स को उल्टो, पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड करो, क्योंकि वो आप भूल रहे हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।